सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर्स की। हमने अभी तक पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि ये एक वन वे स्विच की तरह बिहेव करता है। जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट को अच्छे से फ्लो होने देता है, जब रिवर्स बायस में लगता है तो बहुत ही मिनिमम करंट, कुछ माइक्रो एम्पियर्स की करंट यहाँ से फ्लो हो पाती है। अगर एक आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड के केस में हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में वो सारी करंट को फ्लो होने देगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जबकि रिवर्स बायस के केस में वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वन वे स्विच की तरह ये काम करने वाला है। इसकी इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम रेक्टिफायर्स बनाते हैं। अभी रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वही जो एक एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, अब ये कैसे करता है? इसके दो तरीके हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। इसका जो सर्किट डायग्राम है आपके सामने है, देखिए क्या सिस्टम है। इस तरफ आपने एक कॉइल बना रखी है, इस कॉइल में एक एसी करंट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और हम एसी के बारे में जानते हैं कि लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, कभी अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो अगली साइकिल में वो इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। सॉरी। अब इस डायोड को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपने दूसरी सर्किट में, जो सेकेंडरी इसका सर्किट है, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर रखा है। और डायोड आप देख पा रहे हैं कैसे है। इस तरफ इसका पी जंक्शन है। हम जानते हैं ना कि डायोड को एक ट्राइंगल और एक लाइन से दिखाते हैं, जिधर ट्राइंगल वो पी और दूसरा वाला एन, इस टाइप से ही रहता है। अब सोचिए कि जब ये करंट इस तरीके से आ रहा है, अपर हाफ अगर मैं इसका देखूं, अपर हाफ मतलब ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। ये पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है। अगर ऐसा है तो ये P अभी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये N अभी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि सारी की सारी करंट को पास कर देगा? यस, अभी हमने बोला था कि वन वे स्विच की तरह बिहेव करता है। जब फॉरवर्ड बायस में है तो सारी करंट यहाँ से पास हो जाएगी। इसका मतलब आप अगर इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बनाना चाहें तो जहां इनपुट ऐसा है, जहां ये फॉरवर्ड बायस में रहने वाला है, वहां आउटपुट भी सेम मिल जाएगा। ये सारा का सारा आउटपुट में आपको बाहर आ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में अगर बात करें, जब ये लोअर वाले अपन हाफ को देखें, जब ये डायरेक्शन को चेंज कर चुका है करंट, तब ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा और ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा। इस केस में डायोड तो आपका अभी भी वैसा ही है, ये पी है और ये एन है। अब जो पी है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और एन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। दिस इज रिवर्स बायस। और हम जानते हैं रिवर्स बायस के केस में करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होता, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ओपन सर्किट हो गया तो कोई करंट पास नहीं किया, आउटपुट में आपको यहाँ पे जीरो करंट मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो आपको आउटपुट मिलता है वो कैसा मिल रहा है? आउटपुट इज अ डीसी, क्योंकि डीसी अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर सकता, मैग्नीट्यूड जरूर चेंज कर सकता है। तो इस डीसी का मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो रहा है। हम देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद जीरो हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जीरो हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता। तो ये आपका एसी इनपुट से डीसी आउटपुट मिलता है बाय रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ने इस एसी वेव को हाफ डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे एक आता है फुल वेव रेक्टिफायर। इस फुल वेव रेक्टिफायर में नाम से समझ में आता है कि जो एसी है वो कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका अगर आउटपुट देखें आप तो देखिए ऐसा आउटपुट है, जो नेगेटिव वाला करंट था एसी में वो भी पॉजिटिव डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने हाफ वेव में देखा था कि ये जितना भी पोर्शन था वो जीरो हो चुका था, है ना, यहाँ पे करंट नहीं था डीसी में। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इस बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपने दो डायोड्स लगा रखे हैं। देखिए दोनों डायोड यहाँ पैरेलल में है।
हमें करंट देखनी होती है जो लोड रेजिस्टेंस है, जहां पे फाइनली हम कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं वहां से। तो ये एक लोड रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। सर्किट आप देखेंगे तो एक डायोड ऊपर है, एक डायोड यहाँ नीचे है, और इन दोनों के बीच में ये लोड रेजिस्टेंस है। ठीक, अब अगर करंट की बात करें तो आपने एसी करंट फ्लो किया। हम पहले अपर हाफ की बात करते हैं। अपर हाफ के केस में अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, हम जानते हैं इस बात को। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, जबकि ये नेगेटिव और ये पी, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो हर समय एक फॉरवर्ड बायस में होगा और एक रिवर्स बायस में होगा। क्यों, ऐसा समझ में आया? ये पी और ये एन, ऐसे ये पी और ये एन, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो, और ये पी है, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये यहाँ नेगेटिव और ये पी है, ये रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस के केस में हम जानते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो होगा और करंट इधर फ्लो के इसमें घूमता रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इस वाले सेगमेंट से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारा का सारा करंट इसी में चलता रहेगा। तो आप करंट की अगर डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर आउटपुट बनाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप ए से बी के करस्पॉन्डिंग ये सारे आउटपुट्स बना सकते हैं जब पॉजिटिव ये चल रहा है तो इनके करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं जब एसी करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इस केस में, इस केस में फिर से देखें तो डायोड तो वैसे ही लगा रखे हैं, ये पी है ये एन है, लेकिन इस बार पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो चुका है। अगर ऐसा है तो इस बार ये वाला रिवर्स बायस में कनेक्ट है और ये वाला फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं जो करंट पास होगा वो यहाँ से पास होगा और इससे कोई करंट पास नहीं होने वाला। और यहाँ से करंट कैसे पास होगा? दिस इज हायर पोटेंशियल, करंट पास होने वाला है इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ भी ध्यान से देखिए तो करंट लोड रेजिस्टेंस से ए से बी की तरफ ही जा रहा है, जैसा यहाँ पे जाता था, सेम डायरेक्शन में है और उतना ही करंट जाएगा जितना यहाँ से मिल रहा है। इसीलिए हमने बोला इसे फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि जब ये नेगेटिव है तब भी यहाँ से सेम डायरेक्शन में करंट पास हो पा रहा है। अब इसके लिए अगर बनाते हैं आउटपुट, तो ये क्योंकि नेगेटिव एसी आपने इनपुट दिया था, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव डीसी आउटपुट मिला है, ये आपका आउटपुट जाएगा। टोटल आउटपुट इज इक्वल टू दिस। सारा का सारा करंट आपने इस बार डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। इसे आप कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो जो जो हमने थ्योरी बोली वो सारी यहाँ पे लिखी गई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और ऐसे ही ये होगी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट टाइप का रेक्टिफायर आता है वो आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी इसी टाइप से बनाया गया है। यहाँ पे 4 डायोड लगाए गए हैं और डायोड आप देख पा रहे हैं कैसे हैं। किसी भी टाइम पे अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स लगा रखा है, अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो D1 है और ये जो D4 है, इस टाइम पे ये दोनों फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसका P और इसका P ये कनेक्टेड है। ऐसे ही इसी टाइम पे ये जो D3 और D2 है, ये दोनों रिवर्स बायस की तरह कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएंगे दोनों ओपन सर्किट, जबकि ये दोनों हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। ऐसा यहाँ पे पूरा सिस्टम बन जाएगा। इस केस में जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जा सकता है जैसे एसी से डीसी में बनाए कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे खुद से एक बार चेक करेंगे। अगले साइकिल पे जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तब ये और ये दोनों रिवर्स बायस में आ जाएंगे, जबकि D2 और D3 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, तब करंट उसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और फिर से जो इनपुट का आउटपुट आपको मिलने वाला है वो एक डीसी में मिलने वाला है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। पॉजिटिव हाफ में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, या कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, ऐसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कौन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इन रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। फर्स्ट टर्म आती है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो डिफाइन होता है वो होता है कितना आरएमएस करंट एसी में था और आपने उसके करस्पॉन्डिंग कितना डीसी करंट प्रोड्यूस किया, इसे कहते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही इसको आप ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई किया गया था, उसके करस्पॉन्डिंग कितना डीसी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको वहां पे मिला। इन दोनों की जो वैल्यूज हैं फॉर्म फैक्टर की, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होती है π/2√2, जबकि हाफ वेव के लिए होती है π/2। ये आपको एज इट इज याद रखनी है वैल्यूज। क्लियर है? क्या रिलेशन है फॉर्म फैक्टर का?
एसी जो आपने यूज किया था उसके आरएमएस करंट की वैल्यू क्या थी और जो आपको डीसी मिला उसके करंट की वैल्यू क्या है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में जो एसी आपने यूज किया उसका आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था और जो आपको डीसी मिला उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्लियर है बात? वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, पाई बाय 2√2 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर एंड पाई बाय 2 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे एक और टर्म आती है रिपल एंड रिपल फैक्टर। ये क्या है? In the output of rectifier, AC and DC components are present. They are called ripple and their ratio is called ripple factor. For good rectifier, ripple factor must be very low. जब आप AC से DC कन्वर्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा वहां पे DC कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कोई भी डायोड आइडियल डायोड नहीं होता। हमने बात करी थी पहले भी, आइडियल डायोड नहीं होता। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस के केस में, जब हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस में आप इसे एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, रिवर्स बायस के केस में आप इसे एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कोई भी डायोड आइडियल डायोड नहीं होता। हम जानते हैं कि जो हमने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कुछ ऐसा बना था करंट के केस में कि एक मिनिमम करंट यहाँ पे था, लेकिन ये मिनिमम करंट यहाँ पे था तो सही, मतलब एक एसी करंट इससे पास होगा आउटपुट में भी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो बनता है एसी और डीसी का वो यहाँ पे कहलाता है रिपल फैक्टर। ठीक है, तो आउटपुट में एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स का होना इसे कहते हैं रिपल एंड द रेशियो इज कॉल्ड इज रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना अपने लिए अच्छा है, क्योंकि एसी उतना ही कम होगा। तो द गुड रेक्टिफायर रिपल फैक्टर मस्ट बी वेरी लो। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की। तो अगर टोटल आउटपुट करंट देखा जाए तो हम जानते हैं कि भाई एसी भी है और डीसी भी है। अगर आरएमएस अपन लिखें आउटपुट के लिए तो क्या लिख सकता हूँ? आरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर। तो पहले आपने स्क्वायर किया फिर मीन लेके रूट ले लिया। दिस इज द आरएमएस वेलोसिटी, या सॉरी आरएमएस करंट फॉर द आउटपुट इज गिवन बाय रूट ओवर आई एसी स्क्वायर प्लस आई डीसी स्क्वायर। अगर रिपल फैक्टर की बात करो तो अभी आपने देखा था कि कितना एसी का कंपोनेंट है और कितना डीसी का कंपोनेंट है, उन दोनों का रेशियो इज द रिपल फैक्टर। यहां से आप आर और आई आर एम एस को रिलेट करके लिख सकते हैं। इधर से आप लिख सकते हैं दिस आई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। इसको मैं यहाँ यूज करता हूँ, आई ए सी की जगह मैंने ये वैल्यू डाली, आई डी सी की जगह ये वैल्यू डाली, तो आंसर आएगा आपके पास आर इज इक्वल टू रूट ओवर आई आर एम एस स्क्वायर माइनस 1 बाई आई डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फैक्टर था आई आर एम एस बाई आई डी सी, क्या इसी को आपने फॉर्म फैक्टर लिखा था? यस। तो आप एक रिलेशन यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, दिस आर इज इक्वल टू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस 1। दिस आर इज रिपल फैक्टर जबकि एफ क्या था? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अगर आई आर एम एस की बात करें तो एसी के लिए और डीसी के लिए जो आपके पास फाइनली वैल्यूज मिलती हैं आई आर एम एस की, वो मिलती है आई नॉट बाई 2 के बराबर। इसमें आई डी सी आपके पास हो जाता है 1.21 आर के आसपास, 1.21 आई नॉट के आसपास। और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर के केस में या ब्रिज वेव रेक्टिफायर के केस में आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई रूट 2। यहाँ पे आई डी सी होता है 2 आई नॉट बाई पाई, यहाँ पे आई डी सी था आई नॉट बाई पाई, आर था 1.21 और यहाँ पे आर होगा 0.48 के बराबर। ठीक है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी डिफाइन होती है पावर से, कि कितनी पावर एसी में आ रही थी और कितनी पावर डीसी में उसको मिल रही है। तो एसी की पावर आईआरएमएस के करस्पॉन्डिंग लिखी जा सकती है, जबकि डीसी की पावर आईडीसी के करस्पॉन्डिंग लिखी जाएगी इनटू 100। एसी की पावर लिखने के लिए आप लोड रेजिस्टेंस और जो ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है बीच में आपने जो लगा रखा है उसका रेजिस्टेंस दोनों ले जाएंगे, जबकि एसी के डीसी के केस में लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे आप यूज करेंगे। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इस केस में हमने अभी देखा था आई डी सी और आई आर एम एस की वैल्यूज इस तरीके से रिलेट होती है। अगर मैं दोनों को यहाँ पुट करूं तो वैल्यू मिलती है 40.6% अगर आर एफ इज मच मच लेस देन आर एल। ऐसे ही अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये आधी हो जाएगी 20.3%। ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये जो वैल्यू आती है 81.2% आती है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आधी हो जाएगी 40.6% के बराबर। तो ये सारी बातें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है।
देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसी बात करते हैं अगर रिपल फ्रीक्वेंसी की, तो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल फ्रीक्वेंसी, जहां एफ आउट इज इक्वल टू एफ रिपल। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 50, जबकि फुल वेव के लिए अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 थी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये लगातार ऐसे रिपीट करने लगता है खुद को। पल्स की अगर बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट में 2 पल्स थी जबकि आउटपुट में 1 पल्स मिल रही है। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में दोनों में 2-2 पल्सेस आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आप सीधे सीधे डायग्राम से भी देख पा रहे हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन जल्दी से देख लेते हैं इन दोनों का। अगर बात करें हाफ वेव, ये है फुल वेव और ये है ब्रिज। फुल वेव को सेंटर टैप बोला गया क्योंकि उसमें लोड रेजिस्टेंस आपने सेंटर में लगा रखा था, इस तरीके से कनेक्शन था ना, इसको सेंटर टैप भी कहते हैं। तो हाफ वेव, सेंटर टैप और ब्रिज, इनका अगर अपन कंपैरिजन देखें तो बता सकते हैं नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव में एक यूज हुआ था। स्क्रीन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिर से देखते हैं। नंबर ऑफ डायोड जो हाफ वेव में यूज हुए थे वो 1 थे। सेंटर टैप में हमने देखा था 2 डायोड यूज हुए हैं, जबकि ब्रिज में 4 डायोड यूज हुए थे। ट्रांसफॉर्मर्स हाफ वेव में नेसेसरी नहीं था लेकिन सेंटर टैप में नेसेसरी था, जबकि यहाँ ब्रिज में भी नेसेसरी ये नहीं है। ऐसे अगर सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें तो सब में ये वीएम मिल रहा था आपको। अगर पीक लोड करंट की बात करें तो यहाँ पे जितना इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग आप करंट की बात कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस और ये डायोड के रेजिस्टेंस, ऐसे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस और डायोड के रेजिस्टेंस, और यहाँ भी लोड और डायोड के रेजिस्टेंस। किसी भी समय पे एक ही डायोड यहाँ पे काम आ रहा था इसलिए एक ही यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ किसी भी समय 2 डायोड काम में आ रहे थे इसलिए यहाँ पे 2 डायोड का रेजिस्टेंस यूज किया गया है। आरएमएस करंट हम जानते हैं मैक्सिमम करंट बाय 2 और √2 इस तरीके से लिखी जा सकती है। डीसी करंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिपल फैक्टर हम लिख चुके हैं, फ्रीक्वेंसीज एफिशिएंसीज हम लिख चुके हैं, और लोएस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के डायोड्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो आता है जीनर डायोड, हमने बात करी थी कि ये रिवर्स कंडीशन में यूज होता है। जब रिवर्स बायस कंडीशन है उस टाइम पे ब्रेकडाउन के केस में ये डायोड यूज किया जाता है। A properly doped crystal diode which has sharp breakdown voltage is known as Zener diode. कब होता था? जब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होते थे। It is always connected in reverse bias condition manner used as voltage regulation. In forward bias it works as simple diode. ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ऐसे ही फोटो डायोड जो होते हैं, a junction diode made from light or photosensitive semiconductor is called photodiode. सिंबल इसका इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर लाइट की एनर्जी h न्यू इस पे गिरती है, जहां पे h न्यू इज मोर देन एनर्जी गैप, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होगा जिसको रिवर्स बायस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा। सो फोटोडायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन वीडियो कैमरास। ठीक है, ऐसे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड की अगर बात करें तो एक जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, energy is released at junction in the form of light due to recombination of electrons and holes. In case of Si and germanium diodes, the energy released is in infrared region. अगर आप ऐसा कोई मटेरियल लेते हैं जिसके केस में ये एनर्जी विजिबल रेंज में निकले तो उससे अपन लाइट एमिटिंग डायोड कह सकते हैं। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनिक या इंडियम फास्फोरस जो है ये एनर्जी रिलीज विजिबल रीजन में करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइट एमिटिंग डायोड कहलाते हैं। इसका जो सिंबल है ये फोटो डायोड का थोड़ा उल्टा है, इसमें लाइट बाहर जाती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। जो फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना फॉरवर्ड करंट चाहिए और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसीज कैसे कैसे यहाँ पे मिलेंगी। ऐसे ही सोलर सेल्स जो होते हैं is a device for converting solar energy into electrical. A junction diode is in which one is
of the phosphorescent, in which one of the P or N section is made very thin so that the light energy falling on diode is not greatly absorbed before reaching the junction. इसे आप यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, अंदर एक बैटरी का साइन होता है क्योंकि ये सोलर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज ऑपरेटेड इनटू फोटोवोल्टिक मोड, generation of voltage due to bombardment of optical photons. No external bias is applied and active junction area is kept large because we are interested in more power. So material cost commonly used for solar cells is silicon, arsenic, cadmium and ये सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांजिस्टर्स बनते हैं आपके दो या दो से ज्यादा डायोड्स को साथ में मिलाने से। तो बात करेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं और इनका रोल सर्किट में किस तरीके से यूज होता है।